छोटे शहर किसी टाइम कैप्सूल की तरह होते हैं। वहां आसानी से कुछ नहीं बदलता। दुनिया चाहे कितनी भी तेजी से मॉडर्न होती जा रही हो, उसे किसी छोटे शहर तक पहुंचने में वक्त लग ही जाता है। ये कहानी भी ऐसी ही एक जगह बरेली की है, जो कि यूपी में एक छोटा सा शहर है। आज बरेली काफी मॉडर्न है और हर जगह की तरह यहां भी सारी सहूलियतें मौजूद हैं, मगर ऐसा हमेशा से नहीं था। ये बात 1980 के आसपास की है, जब यहां अंग्रेजों के जमाने का एक सर्किट हाउस हुआ करता था। उस जमाने में इतने होटल नहीं होते थे, और जो थे भी वहां रुकना हर किसी की हैसियत से बाहर था। जो लोग शहर से बाहर जाते भी थे, वो अपने रिश्तेदारों के यहां रुकना पसंद करते थे। खैर, रात के करीब 11:30 बजे एक ट्रेन धीरे धीरे से बरेली स्टेशन पर आकर रुकी। उस ट्रेन से जितने भी लोग बाहर निकले, उसमें एक आदमी बिल्कुल अलग दिख रहा था। सूट और टाई पहने वो शख्स देखने में कोई बिजनेसमैन लग रहा था। चश्मा लगाए हुए उस शख्स के हाथ में एक छोटा सा ब्रीफ केस भी था। वो शायद किसी का इंतजार कर रहा था और इसीलिए वो बाहर नहीं निकला और वहीं प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया। उसे बैठे बैठे काफी देर हो गई, मगर उसे लेने वहां कोई नहीं आया। वो शख्स बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। वो बेचैन होकर उठा और स्टेशन मास्टर के दफ्तर जाकर उसने एक फोन करने की गुजारिश की। उसने कहीं फोन मिलाया, मगर 2-3 बार कोशिश करने के बावजूद फोन नहीं उठा। वो वापस आकर बेंच पर बैठ गया और गुस्से से बड़बड़ाने लगा। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि स्टेशन पर रुके या फिर शहर की तरफ जाकर किसी होटल में। मगर इतनी रात बिना किसी साधन के शहर जाना इतना आसान भी नहीं था। एक इतने छोटे शहर में रात के इस वक्त कोई सवारी मिलना नामुमकिन ही था, और अगर सवारी मिल भी जाती तो क्या भरोसा था कि वो उसे उसकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचा ही दे। रात में अकेले कुछ भी हो सकता था। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे शहर के सर्किट हाउस का ख्याल आया। अगर सर्किट हाउस पास हुआ तो वो वहां पैदल ही जा सकता है। उसने स्टेशन मास्टर से जाकर सर्किट हाउस के बारे में पूछा। उसका अंदाजा सही निकला। सर्किट हाउस स्टेशन के पास ही था, लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर। हालांकि स्टेशन मास्टर ने उसे वहां जाने से मना किया। वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही बोला, देखिए, ये सर्किट हाउस बहुत पुराना है और वहाँ कोई ज़्यादा आता जाता भी नहीं। पता नहीं आपको वहाँ कौन सी सहूलियत मिले ना मिले, और रात में अकेले वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। इस पर उस शख्स ने जवाब दिया, अरे, कोई सहूलियत मिले ना मिले, कम से कम सोने को एक बिस्तर और खाना तो मिल ही जाएगा। और वैसे भी पूरी रात स्टेशन पर तो नहीं रुक सकता ना, अभी तो 12 भी नहीं बजे। स्टेशन मास्टर कुछ नहीं बोले। उस आदमी ने अपना बैग उठाया और तेज कदमों से बाहर की तरफ निकल गया। वो शख्स अपना दिल मजबूत करके तेजी से उस सर्किट हाउस की तरफ बढ़ा जा रहा था। सड़क पर थोड़ी थोड़ी दूर पर लगे छोटे छोटे बल्बों की रोशनी बस इतनी ही थी कि वो अपना रास्ता देख पा रहा था। उसे चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था, मगर सर्किट हाउस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वहां आसपास कोई घर भी नहीं था, और जिंदगी के नाम पर बस सड़क के किनारे घने पेड़ और झाड़ियां ही थीं, जिनसे रह रह कर जानवरों की आवाजें आ जाती थीं। वो चल ही रहा था कि उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो आहट बहुत धीमी थी, मगर उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। वो थोड़ा डर गया, पर वो रुका नहीं। ये कोई भी हो सकता था। उसी की तरह स्टेशन से आता कोई आदमी
कोई लुटेरा या फिर कुछ और। दिसंबर की उस भरी सर्दी में भी उसे पसीना आने लगा था। वो बस तेजी से चलता रहा। थोड़ी दूर जाने पर उसे सर्किट हाउस बिल्डिंग दिखाई दी। उस शख्स ने तेजी से दौड़ना शुरू किया और अपनी पूरी जान लगाकर वो 20 सेकंड में ही सर्किट हाउस के मेन गेट तक पहुंच गया। गेट पर पहुंचते ही उसने पीछे पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। गेट पर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी का होना न होना बराबर था। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। करीब 1-2 मिनट दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से एक आवाज आई, आता हूं, जरा रुको भाई। एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। उसने पूछा, कौन हो भाई, यहां कैसे? उस शख्स ने जवाब दिया, देखिए मेरा नाम संदीप है। मुझे स्टेशन मास्टर ने भेजा है ठहरने के लिए। बस आज रात की बात है, मैं सुबह जल्दी ही यहां से चला जाऊंगा। वो बूढ़ा इंसान कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, स्टेशन मास्टर ने भेजा है तो आप अंदर आ जाइए। दरवाजे से अंदर जाते ही एक बड़ा सा खुला इलाका था और सामने एक इमारत थी जो काफी पुरानी लग रही थी। इमारत को देखने से पता लग रहा था कि अगर इसकी देखभाल ठीक से की गई होती तो ये आज भी खूबसूरत दिखती। अंदर जाते ही उस बुजुर्ग ने पूछा, बाबूजी बुरा न माने तो एक बात पूछूं? संदीप ने हाँ में सर हिलाया। बुजुर्ग ने कहा, इस ठंड में आपकी ये हालत, किसी से भाग कर आ रहे हैं क्या? संदीप बोला, हाँ, कोई मेरा पीछा कर तो रहा था, मगर आपको कैसे पता? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, बाबूजी आपकी हालत बता रही है और यहाँ ये सब होना अब आम बात है, मगर आप घबराइए नहीं, आपको यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ तो वैसे भी कोई नहीं आता। संदीप थोड़ा गुस्सा होकर बोला, आम बात है मतलब? क्या बरेली इतना खराब शहर है कि यहाँ सड़क चलते लोगों के साथ लूटपाट हो जाती है? बुजुर्ग बोले, लूटपाट? नहीं साहब, वो तो कुछ और ही। खैर छोड़िए, आपको भूख लगी होगी, कुछ खाएंगे? संदीप ने उनकी बात का जवाब दिया, दादा ज्यादा भूख तो नहीं लगी, लेकिन अगर कुछ हल्का फुल्का मिल जाए तो ठीक रहेगा। उस बुजुर्ग ने कहा, बाबूजी थोड़ा प्याज रखा है, बोलिए तो पकौड़े बना दूं। स्वाद का स्वाद और थोड़ा पेट भी भर जाएगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक आपका बिस्तर तैयार कर देता हूं। संदीप बोला, हाँ ये ठीक रहेगा। आप पकौड़े बना दीजिए और मेरे पास थोड़ी शराब रखी है, मजा आ जाएगा। वो बुजुर्ग जैसे एकदम से बोला, नहीं साहब, ये गलती मत कीजिएगा। जब तक आप इस सर्किट हाउस में हैं, शराब मत पीजिएगा। संदीप ने थोड़ा अकड़ कर पूछा, क्यों भाई, शराब पीने में क्या दिक्कत है? मैं कोई शराबी थोड़े ही हूं जो पीकर दंगा करूंगा। इस पर उस बुजुर्ग ने कहा, बाबूजी बात यह है कि मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ उस सामने वाले क्वार्टर में रहता हूँ और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बेचारी थोड़ी भोली है, नाराज हो जाती है। संदीप कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है दादा, कोई बात नहीं, नहीं पीऊंगा, आप बस कुछ खाने को ले आइए। वो बुजुर्ग थोड़ी देर में ही पकौड़े ले आए और बोले, ये लीजिए साहब, आप आराम से खाइए और किसी चीज की जरूरत हो तो अभी बता दीजिए। वो क्या है कि उम्र हो गई है, रात में बार बार उठा नहीं जाता। संदीप बोला, कोई बात नहीं, इतना काफी है, आप आराम करिए, धन्यवाद। जाते जाते वो बुजुर्ग बड़े अजीब तरह से बोले, बाबूजी ध्यान रखिएगा, यहाँ
शराब मत पीजिएगा। संदीप ने उठकर दरवाजा बंद कर लिया। खाने से पहले उसने हल्के से दरवाजा खोलकर झांका तो सामने वाले क्वार्टर का दरवाजा बंद हो चुका था। संदीप खुश हो गया। उसने अपने बैग से शराब की बोतल निकाली और ग्लास वगैरह तैयार कर लिया। संदीप काफी थका हुआ था। 3-4 पैग पीने के बाद ही उसे नींद आने लगी। संदीप ने बोतल उठाकर नीचे बिस्तर के पास रखी और लेट गया। वो तुरंत ही सो गया। अभी उसे सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसकी नींद खुल गई, मगर उसकी नींद यूं ही नहीं खुली थी। वो लेटे लेटे ही इधर उधर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। उसने जमीन पर ध्यान से देखा तो शराब की जो बोतल उसने बिस्तर के पास रखी थी वो टूटी पड़ी थी। पूरे कमरे में शराब की महक भर गई थी। संदीप को लगा कि शायद किसी चूहे ने बोतल गिरा दी होगी। संदीप चिढ़ते हुए उठा और बड़बड़ाने लगा, अम्मा यार, ये बोतल भी ना, अब सुबह वो बुढ़ा परेशान करेगा। संदीप ने सोचा कि वो अभी ही ये सब साफ कर देगा और जब तक उस चौकीदार को शराब के बारे में पता चलेगा वो यहां से निकल चुका होगा। उसने बड़े ध्यान से कांच के एक एक टुकड़े को उठाकर एक पुराने अखबार पर रखना शुरू किया और बिखरी हुई शराब पर पूरा अखबार खोलकर रख दिया। उसने कांच के टुकड़े और अखबार को मोड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इतना सब करते करते संदीप की नींद पूरी तरह खुल गई थी। उसने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो 3:30 बज रहे थे। उसने सोचा अब सुबह होने में 2-2.5 घंटे ही बाकी हैं, तो चल के जरा बाहर घूम लिया जाए। आखिर सूरज उगता हुआ देखे भी उसे कई साल हो गए थे। उसने अपने कपड़े पहने और बाहर जाकर टहलने लगा। उसने एक सिगरेट जलाई और कुछ सोचते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। सर्दी की उस रात में आसमान एकदम साफ था। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा थी, मगर संदीप को उस सन्नाटे में अच्छा लग रहा था। उसका ध्यान सामने वाले क्वार्टर की तरफ गया। दरवाजे के नीचे झिर्री से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। वो क्वार्टर की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खटखटाना चाहा, मगर रुक गया। संदीप ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुला हुआ था। उसने हल्के से दरवाजा खोला तो अंदर वो बूढ़ा चौकीदार एक कुर्सी पर बैठा बीड़ी पी रहा था। वो कमरा बहुत छोटा था और वहां सारा सामान बिखरा पड़ा था। हर चीज पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। संदीप दरवाजे से ही बोला, अरे दादा, आप जाग रहे हैं? चौकीदार बोला, बाबूजी, आप भी तो जाग ही रहे हैं। कब से यहां बाहर टहल रहे हैं? नींद नहीं आ रही आपको? संदीप ने जवाब दिया, बस नींद खुल गई। अब सुबह होने वाली थी तो सोचा तैयार ही हो जाऊं, जल्दी निकल जाऊंगा। आप यहाँ अकेले हैं? आप तो कह रहे थे कि आप अपनी बेटी के साथ यहाँ रहते हैं। चौकीदार ने कहा, वो जरा बाथरूम गई है। वैसे आपने कमरे में शराब तो नहीं पी? संदीप हिचकते हुए बोला, अरे कहां दादा, आपने मना जो किया था। चौकीदार कुछ नहीं बोला। वो वैसे ही बीड़ी पीता रहा। वहां एक अजीब सी शांति थी। संदीप अपनी खामोशी तोड़ते हुए बोला, आप बैठिए, मैं जरा बाहर घूम लेता हूं। इतना कह के संदीप बाहर निकल गया। वो बाहर टहल ही रहा था कि उसे लगा कि उसके कमरे की खिड़की में कोई खड़ा है। अंधेरा काफी था और ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। उसे लगा कि शायद अंधेरे की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ा। संदीप सीधा मुंह के बल गिरा था और उसके मुंह पे थोड़ी चोट लगी थी। वो अभी संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि कोई उसके ऊपर कूदा।
उसे अपनी पीठ पर भारी वजन महसूस हुआ, इतना भारी कि उससे उठा नहीं जा रहा था। संदीप ने अपने शरीर की पूरी जान लगा दी थी, मगर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर कुछ धंसता हुआ सा महसूस हुआ और वो दर्द से चीख उठा। किसी ने अपने दांत संदीप के कंधे में गहरे धंसा दिए थे। संदीप दर्द से छटपटा रहा था। हड़बड़ाहट में उसने पास ही पड़ा पत्थर उठाकर पीछे की तरफ मारा। ऐसा करते ही उसके ऊपर से वो वजन हट गया। संदीप हड़बड़ा कर उठा और इधर उधर देखने लगा। वहां कोई नहीं था। संदीप ने अपने कंधे की तरफ देखा तो काफी खून बह रहा था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। संदीप अपना कंधा पकड़े हुए चौकीदार की क्वार्टर की तरफ जाने लगा। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खुला। संदीप ने जोर जोर से दरवाजा पीटा, मगर चौकीदार को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के गुर्राने की आवाज आई। वो कुछ भी हो सकता था। ऐसे इलाके में जंगली जानवरों का आ जाना कोई अनोखी बात नहीं थी, मगर जब संदीप पलटा तो वहां कोई जानवर नहीं था। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसके बाल उसकी आंखों पर आ रखे थे। उसके कपड़े बड़े गंदे से और मिट्टी से भरे हुए थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। संदीप को समझते देर नहीं लगी कि उसके कंधे पर अभी किसने काटा था। संदीप ने भागना शुरू किया। वो मेन गेट से होते हुए सड़क की तरफ भाग रहा था। उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आ रही थी, ठीक वैसी ही जैसी स्टेशन से वापस आते वक्त उसने सुनी थी। संदीप पूरी जान लगाकर भाग रहा था, मगर उन पैरों की आवाज उसके पास आती ही जा रही थी। संदीप मेन गेट खोलने के बजाय उस पर से कूद गया। सड़क पर आते ही संदीप स्टेशन की तरफ भागने लगा। वो बदहवास सा भागा जा रहा था, मगर उसका काफी खून बह चुका था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। इस सब के बावजूद उसका पीछा करती वो कदमों की आवाज अभी बंद नहीं हुई थी। संदीप की सांस फूल रही थी और करीब 300-400 मीटर भागने के बाद ही वो बेहोश हो गया। संदीप को जब होश आया तो वो अस्पताल में था। वहां एक अधेड़ उम्र का हवलदार उसके पास बैठा था। संदीप को होश में आता देख उसने तुरंत इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर ने उससे कई सवाल पूछे। संदीप एक ही सांस में रात में हुई सारी बातें उसे बताता चला गया। वो हवलदार संदीप का बयान लिखता जा रहा था, मगर वहां मौजूद दोनों पुलिस वालों की शक्लें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो ये सब पहली बार सुन रहे हैं। संदीप का चेहरा बता रहा था कि उसके मन में कई सवाल थे। सब कुछ जानने पूछने के बाद वो हवलदार बोला, संदीप जी, हमें यकीन है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरह सच है, मगर एक बात बताइए, जिस स्टेशन मास्टर ने आपको सर्किट हाउस के बारे में बताया था उसकी शक्ल देखी थी आपने? संदीप ने जवाब दिया, नहीं, असल में वो पीछे की तरफ एक मेज पर कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने उनसे दूर से ही बात की। हवलदार बोला, दरअसल वहां स्टेशन पर पिछले 1 महीने से कोई स्टेशन मास्टर है ही नहीं। पुराने स्टेशन मास्टर ने किसी निजी वजह से नौकरी छोड़ दी और नए स्टेशन मास्टर अभी आए नहीं हैं। संदीप बोला, मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उन्हें वहां देखा था और बात भी की थी। अब हवलदार बोला, देखा तो आपने उस चौकीदार को भी था और उस चुड़ैल को भी, मगर सच्चाई यह है कि सर्किट हाउस में तो कोई चौकीदार रहता ही नहीं। असल में वहां कई साल पहले एक चौकीदार और उसकी बेटी देखभाल का काम करते थे और एक दिन कुछ सरकारी बाबू वहां आकर रुके।
एक रात उन्होंने खूब शराब पी और उनकी नीयत उस चौकीदार की लड़की पर खराब हो गई। उन्होंने उससे ज़बरदस्ती करने के बाद उसे और उसके बाप को मारकर वहीं दबा दिया। उन लोगों के आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं हुआ। मगर कुछ ही दिनों में वहां बड़ी भयानक चीजें होने लगी। धीरे धीरे बात फैलती गई और लोगों ने उस सर्किट हाउस में रुकना बंद कर दिया। आप बाहर ही हैं, इसलिए आपको नहीं पता। सर्किट हाउस तो क्या, उसके आसपास से भी कोई रात में नहीं गुजरता। कई मौतें हो चुकी हैं वहां और ज्यादातर लाशें ऐसे ही मिलती हैं, कटी फटी। भगवान का शुक्र मनाइए कि आप जिंदा बच गए। इतना कहते हुए दोनों पुलिस वाले वहां से चले गए। संदीप का सर चकरा रहा था। उसने किसी तरह अस्पताल के रिसेप्शन से फोन करके अपने मिलने वालों को वहां बुलाया। उसका दोस्त वहां अपने परिवार के साथ पहुंच गया था। संदीप से वो सारी बातें जानकर वो भी काफी डर गया था। हालांकि संदीप की जान को अब कोई खतरा नहीं था, मगर उसे एक बोतल खून चढ़ाया गया था और अब भी वो काफी कमजोरी महसूस कर रहा था। उसे अभी 1-2 दिन और अस्पताल में रुकना था। डॉक्टर ने उसे जनरल से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। शाम हुई और उसके बाद रात। संदीप खाना खाकर आराम करने लगा और थोड़ी ही देर में सो गया। देर रात उसके कमरे के दरवाजे पर आहट हुई और किसी ने दरवाजा खटखटाया। संदीप नींद में ही उठा और उसने दरवाजा खोला। उसे लगा कि शायद नर्स या वार्ड बॉय होगा, मगर दरवाजा खोलते ही उसकी रूह कांप गई। बाहर लालटेन लिए सर्किट हाउस का चौकीदार खड़ा था। वो बोला, बाबूजी, आपको मेरी जगह पर शराब नहीं पीनी चाहिए थी। सुबह संदीप की लाश दरवाजे पर पड़ी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। अब उस चौकीदार ने संदीप से क्या कहा या क्या किया जिससे उसकी मौत हुई, ये किसे पता। मगर संदीप के साथ हुआ वो हादसा और पुलिस का उसकी बात पर बेहिचक भरोसा करना साफ करता है कि कोई माने न माने, मगर भूत होते हैं।